गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम अब तक एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं। जो लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि प्लेलिस्ट में जाना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन वेल एक्सप्लेन मिल जाएंगे, आपको पूरा एक फोल्डर मिल जाएगा। अब नया चैप्टर शुरू करते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 9 है। और यकीन मानो इसे 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, बच्चों को फिगर नहीं बना पाते। फिगर बना ली तो सोच नहीं पाते क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो आराम से पूरा वीडियो में बने रहना। आपने ये पूरी वीडियो देख ली, लाइफ में आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा चैलेंज है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिपिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज स्ट्रेच टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। मतलब ये क्या है, वर्टिकल पोल। ठीक है, ये हमारा क्या है, पोल। ठीक है, और टाइट वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से। तो ग्राउंड तो ये होगा और ये भी होगा, और यहाँ पे भी ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये पूरा हमारा ग्राउंड है। तो ये पूरा क्या है, ग्राउंड। अब रस्सी कोई बंधी होगी तो भाई कभी भी आपने देखा होगा, रस्सी ऐसे हम सीधे सीधे नहीं चढ़ते, रस्सी हमेशा ऐसे होती है, मतलब इस तरीके से टेढ़ी। ये क्या है, हमारी रस्सी, जो कहाँ बंधी हुई है, ग्राउंड पे। यहाँ पे लिख देते हैं रोप। ठीक है, और ये रस्सी ग्राउंड से कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का। और हमें क्या दिया हुआ है, आर्टिस्ट 20 मीटर लॉन्ग रोप। इस रोप की लंबाई दी है कितनी, 20 मीटर। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं ABC। तो देखो बी ऑटोमेटिकली 90 है, दिया नहीं है, तो ये हमें खुद से ही अपना सोचना पड़ेगा कि भाई जब भी कोई दो लाइन ऐसे हो खड़ी एक दूसरे पे, तो उनके बीच में कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। ये 90, ये खुद से हमें अपने से लिखना है, दिया नहीं रहेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये वाली हाइट निकालनी है, ए बी पोल की हाइट, इफ द एंगल इज। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे करेंगे तो इसमें हमें पता है कि हमें थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, हमने पढ़ा है ये। तो एक चीज बच गई, तो ये चीज मेरी क्या हो जाएगी, बेस। ये चीज क्या हो गई मेरी, बेस। अब हमें दिया क्या क्या है, हमें देखो देखना क्या क्या है। बेस नहीं दिया है, ठीक है, पोल हमसे पूछ रहा है और हाइट दी हुई है, मतलब एच और पी हमें दिया हुआ है, एच और पी दिया हुआ है। अब हमें आप याद होना चाहिए एच और पी किस में आते हैं। तो भाई एच और पी तो पाकिस्तान, ये एक तो आता है कोसेक थीटा, और या ये भी हो सकता है पी और एच, और ये किस में आता है, साइन थीटा। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक फार्मूला लगेगा, कोई सा भी एक लगा लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हम लगा लेते हैं साइन थीटा वाला। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं भाई, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी वी नो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। साइन थीटा हमें पता है, बिल्कुल पता है, कितना है, साइन 30। और पी हमें निकालना है, मतलब पोल की हाइट निकालनी है। तो पी ऐसे रहा, एच कितना है हमारे पास, 20। और साइन थीटा हमें पता होना चाहिए, साइन थीटा कितना होता है, 1/2, मतलब उधर से कितना आ गया, पी और अपॉन एच की जगह 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पी निकालना है, तो ये 20 कहाँ चला जाएगा, इधर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20/2 इक्वल टू पी। तो P कितना आ गया मेरे पास, P आ गया भाई 10 मीटर। तो मेरी जो पोल की लेंथ है वो 10 मीटर है। तो देखा आपने कितना सुंदर सा सिंपल सा क्वेश्चन है, और कितने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने सोल्व कर दिया। तो अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम अब तक ट्रिग्नोमेट्री की, मतलब चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसको अच्छे से सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर चुके हैं। जो बच्चे पहले बार चैनल पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में देखो, सारी वीडियो बहुत अच्छे से बताए हैं। अब हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, और ट्री ब्रेक due to stone and broken part bent so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree। ये कोई ट्री है, ठीक है,
ये ट्री है और ये ट्री यहाँ से टूट जाता है, मतलब यहाँ पे नाम लिख देते हैं मैं A B C, ये हिस्सा टूट गया और ये हिस्सा टूट के क्या दे दिया, ग्राउंड को टच कर रहा है, यहाँ कहीं पे ये ग्राउंड है, ठीक है, ये पूरा ग्राउंड है, तो ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये टूट के ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखना ध्यान से, लेकिन ये तो कोई एंगल नहीं बना भाई, हमारा क्या है, हम इसको मिलाएंगे, इसको, ये मान लो कि ये मेरा टूटा हुआ ट्री गिर गया और ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो ए बी सी और इसको पार्ट नाम दे दिया डी। अब मुझे बेस पता है, ये बेस है, क्यों, कैसे पता चला बेस है, थीटा से लगता हुआ हमेशा बेस होता है, तो ये कितना है भाई मेरे पास 8 मीटर। अब ध्यान से देखना, बेस के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइट मुझे नहीं पता, तो इस हाइट को मैंने मान लिया y, है ना, और ये हाइट BC भी नहीं, AB नहीं पता, तो इसको मैंने मान लिया x। तो जो AB होगा वही मेरा BD होगा, क्योंकि यही पार्ट तो टूट के, ये वाला पार्ट टूट के इस पे गिर रहा है ऐसे, तो ये वाला पार्ट कितना होगा x। अब मेरे पास कितने वेरिएबल है, 2, और 2 वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन चाहिए, 2। अब किसी तरीके से ध्यान से देखना, मुझे क्या क्या पता है, मुझे सिर्फ बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता, हाइपोटेनियस नहीं पता, तो मुझे ऐसा फार्मूला लगाना होगा, जैसे मुझे ऐसा फार्मूला लगाना होगा जिसमें बेस और परपेंडिकुलर है, तो बेस और परपेंडिकुलर यहां पे आ रहा है एक, और दूसरा जिसमें हाइपोटेनियस और बेस है, और हाइपोटेनियस और बेस किसमें आता है, इसमें। अब ध्यान से देखना, यही 2 फार्मूले लगाने हैं, ठीक है। तो B/H किसमें आता है, cos थीटा में, तो मतलब मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा लिया मैंने, BCD, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू बेस B/H, ठीक है। cos थीटा कितना है, cos 30, तो cos 30, बेस कितना है मेरे पास, देखो बेस है भाई 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर, और हाइट कितनी है, हाइट को मैंने कितनी मानी है, मतलब हाइट, हाइपोटेनियस हाइट नहीं है, ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पे पूरा लिख लेना वरना गलती कर दोगे। हाइपोटेनियस कितना है मेरा x, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, cos 30 कितना होता है हमें पता होगा, √3/2 इक्वल टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3x इक्वल टू 8 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √3x इक्वल टू 16, तो x कितना आ गया 16/√3, मतलब मेरी x की वैल्यू निकल गई कि भाई x कितना है 16/√3, तो मतलब ये वाली जो हाइट है, हाइपोटेनियस है मेरा, ये है 16/√3, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखना ध्यान से, सेम यही ट्रायंगल ले रहा हूँ फिर से, अब मुझे क्या निकालना है, और ये अब मुझे निकालना है परपेंडिकुलर, तो अब मैं क्या लगा दूंगा, बेस और परपेंडिकुलर किस बात है, tan थीटा, मतलब tan थीटा इक्वल टू P अपॉन, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और यहाँ पे tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर कितना माना मैंने y, और बेस कितना है e, tan थीटा कितना होता है 1/√3, आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ से y और e क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई है इधर, तो कितना आ गया, y इक्वल टू 8/√3 मीटर, और ये भी क्या है मीटर, मतलब x और y आ गए मेरे, अगर मेरे x और y आ गए तो मेरा काम हो गया, क्योंकि मुझे यही करना था, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब मुझे तो पूरी ट्री की हाइट निकालनी थी ना, तो ट्री की पूरी हाइट क्या है, देखो ध्यान से, मतलब ट्री की पूरी हाइट कितनी है मेरी, AC को मैं ये लिख सकता हूँ AB प्लस BC, क्योंकि ये तो मेरा पूरा ट्री है। अब AB को मैंने कितना माना है x, और BC को कितना माना है y, x कितना है मेरे पास 16/√3, और y कितना है 8/√3, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। अब देखो हमें पता है कि भाई डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 8/√3, तो यहां से कितना आ गया, ये आ जाएगा 24/√3, ठीक है, जो क्या है मेरा AC। अब यहाँ पे देखना, हमें पता है कि कभी रूट में आंसर नहीं लिखते, तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जब भी रूट में आ जाए तो क्या करते हैं, एडिशनलाइजेशन, मतलब 24/√3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास 24√3, और √3 मिलके पूरा 3, तो इससे ये कट गया, तो कितना आ गया E, तो अल्टीमेट मेरा AC कितना आ गया, AC इक्वल टू 8√3, ये मतलब हमारी ट्री की पूरी हाइट मिल गई। आई बात समझ में, तो आपने देख लिया मैंने कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया, किस तरीके से सोल्व किया, सिंपल सा क्वेश्चन था, यकीन मानो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये ब्रोकन ट्री वाला, कई बार बोर्ड में आया है।
अगर बोर्ड में ना आए तो ये आपके प्री बोर्ड या हाफ ईयरली जो आपके एग्जाम होंगे उसमें जरूर आएगा। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पार्ट लिखना, वीडियो को दोबारा से देखना, ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। और प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों को भी बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जितना लंबा है इसका सॉल्यूशन इतना ही छोटा है। क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान इंस्टॉल टू स्लाइड, देखो 2 स्लाइड बनाना चाह रहा है। फॉर द चिल्ड्रन प्ले इन अ पार्क, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रीफर अ स्लाइड हुज टॉप इज अ हाइट ऑफ, मतलब स्लाइड की हाइट 2 स्लाइड बना रहा है। एक स्लाइड ये रही, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है ना। इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, मतलब ये 30 डिग्री के एंगल पे ये झुका हुआ है, ये 30 डिग्री। ठीक है, और whose top is the height of इतना inclined on the ground, whereas the दूसरा एक है। ठीक है, what should be the length of slide, तो स्लाइड की लेंथ बतानी है। ठीक है, मतलब ये वाली लेंथ, ये स्लाइड है भाई। देखो बचपन में हमने देखा होगा बच्चा ऐसे ही तो झूला झूलता था, ऐसे यहीं से तो झूला झूल के आता है। तो ये वाली स्लाइड मतलब हमें पता है ये 90 डिग्री और थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये हो गया मेरा बेस। ठीक है, नाम लिख देते हैं ए बी सी। और दूसरी एक स्लाइड बना रहा है, दूसरी स्लाइड ये बनाई उसने, उसमें कितनी है वो, उसमें हाइट है हमारी 3 मीटर। ठीक है, और एंगल कितना है 60 डिग्री, मतलब इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, और ये हो गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, तो वही सेम 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया मेरा बेस। ठीक है, बेस। ठीक है, अब उसमें ये क्या कह रहा है कि इन दोनों चीज में मुझे क्या निकालनी है, ए बी निकालना है और पी क्यू निकालना है, मतलब ये वाला बेस और ये वाला बेस। तो सिंपल सा है, तो इसको कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। 4 फिगर 1 पहली फिगर के लिए, मतलब 5 साल से छोटे बच्चे के लिए हमें क्या क्या पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है और हाइपोटेनियस निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन थीटा में होते हैं। तो मैं लगा देता हूं इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P अपॉन H। ठीक है, साइन थीटा कितना है साइन 30 डिग्री और P कितना है, P हमें पता है 1.5 मीटर और बेस हमें निकालना है, मतलब P कितना है P इक्वल टू 1.5 और बेस कितना है हमारे पास, ये हमें निकालना है। मतलब P अपॉन B हमें क्या चाहिए, रुक जाओ, हाँ हाइपोटेनियस बेटा, हाइपोटेनियस कर लो, हाइपोटेनियस निकालना है, मतलब H निकालना है। तो क्या करेंगे, साइन 30 कितना होता है हमें पता है 1/2 और यहाँ कितना है ये 1.5 और हाइपोटेनियस हमें पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर, तो H इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो मतलब H इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 मीटर। मतलब जो बच्चों वाली हाइट है ये सलांट हाइट, मतलब ये वाली हाइट, ये वाली, तो ये वाली हाइट मेरी कितनी है, हाइट मतलब हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस कितना है मेरा 3 मीटर। मतलब बच्चे के लिए जो स्लाइड रखेगा वो कितनी रखनी पड़ेगी उसको 3 मीटर की। अब आ जाओ दूसरे वाले, दूसरा केस, पहला केस हो गया ना, ये सेम यही चीज, ये मिटा देता हूं। तो यहां पे कर लेते हैं 4 फिगर 2, दूसरी वाली फिगर के लिए 4 फिगर 2, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखो इसमें क्या पता है मेरे को, परपेंडिकुलर पता है और हाइट पता है, मतलब हाइपोटेनियस निकालना है। तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। लेकिन अब थीटा कितना है मेरे पास, साइन 60 कितना है 60। ठीक है, और यहाँ पे कितना है ये P है मेरे पास 3 और H मुझे निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा हमें पता होना चाहिए कितना होता है भाई, साइन थीटा होता है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन H। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे, ये H कितना आ गया, H इंटू √3 इक्वल टू 3 इंटू 2। क्लियर है यहाँ से, तो H कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको ऐसे ही रखते हैं, रुको अभी इसको सोल्व नहीं करते हैं, तो 3 इंटू 2 अपॉन √3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको सोल्व करने में भी अपना ही अलग मजा है, तो H ये 3 इंटू 2 अपॉन √3,
तो एच ऐसे ही रहा। इस 3 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। अब कई बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा सर हमने ऐसा क्यों किया। देखो भाई हमें रूट में नीचे रूट में आंसर नहीं लाना होता है, तो रूट में आंसर नहीं लाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इस 3 को तोड़ लो तो √3 और √3 मिलके पूरे पूरे 3 हो जाएंगे। तो रूट ये है, क्यों मैंने ऐसा किया कि इससे ये कट जाएगा। तो एच ये रहा 2 इंटू और √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो यहां से मेरा एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा मेरा 3 दूनी 6 7 दूनी 14 और 15 2 दूनी 2 3, तो 3.46 मीटर। मतलब जो बड़े बच्चों की हाइट है वो कितनी रखनी पड़ेगी मेरे को, जो मतलब हाइट इन द सेंस ये वाली सलांट ये वाली, ये झूले की जो फिसल पट्टी की घूमने वाले फिसल के जिस पे जाते हैं उसकी हाइट हाइपोटेन्यूज कितनी रखनी पड़ेगी 3.46 मीटर। आई बात समझ में। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे मैंने इसको सोल्व किया, एक एक स्टेप बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना, नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। वैसे भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सोचो तो बच्चे की जो झूला का स्लाइड वो होता है फिसल पट्टी वाला स्लाइड वाला, वो हमेशा छोटा होता है और बड़ों का बड़ा होता है। क्यों होता है, ताकि छोटे बच्चे अगर उससे कम स्लाइड हाइट से गिरे, मतलब झुकी हुई हाइट से गिरे तो उनको कम चोट लगे। आई बात समझ में, इसलिए उनकी स्लाइड छोटी रखी जाती है और आंसर से भी हमारा क्या है, ये छोटा ही आया देखो। तो अच्छे से समझना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 9 का। बहुत प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर है, ये टावर और ये टावर का टॉप है, ठीक है, टॉप, उसको नाम दे देते हैं हमने, ए नाम दे दिया। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं, मतलब ऐसे, इस तरीके से, मतलब ये जो एंगल बनेगा ये होगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सेम वही चीज ऊपर से नीचे, तो ये देखो ये देख रहा है ये एंगल, तो टावर का जो एंगल है वो ग्राउंड पे, ये ग्राउंड का फुट है, यहाँ पे कितना बन रहा है, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री। हमसे क्या, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, और ये कितना है, द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट विच इज 30 मीटर, मतलब टावर का फुट, ये फुट से कितना है, ये फुट से भाई 30 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है 30 मीटर, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो देखो थीटा से लगता हुआ क्या हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ठीक है, थीटा से लगता हुआ ये बेस हो गया, और ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, आपको पता होना चाहिए, और थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर की हाइट, टावर की हाइट यही होगी भाई, सीधी सी बात है, यही तो, ऐसे तो टावर खड़ा है, यही तो टावर होगा, टावर सीधा ही तो होता है, मतलब हमें ए बी निकालना है, ए बी निकालना है हमें। रिलेशन किस किस में, कौन सी नोन वैल्यू पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर। अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लेता हूं तो इसमें ना तो मुझे पी पता है ना एच पता है, लेकिन अगर मैं बी लूंगा और पी लूंगा तो मुझे बी पता है, एंगल पता है, तो पी निकल जाएगा। तो हमें पता है पी और बी किस में आते हैं, तो या पी और बी टेन थीटा में आते हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी सी, जहां वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी, और टेन थीटा कितना है, टेन 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, और पी कितना है, पी हमें निकालना है, मतलब ए बी हमें निकालना है, और बेस कितना है, बेस है हमारे पास बी सी, ठीक है। तो 10 30 कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 1/√3, ठीक है, और ए बी कितना है भाई, ए बी हमें निकालना है, मतलब पी हमें निकालना है, बेस कितना है 30 मीटर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, इसको सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 30/√3 इक्वल टू पी, मतलब पी मेरा कितना आ गया ये। अब इसमें कभी भी हम आंसर नहीं छोड़ सकते, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, मतलब 30 इंटू √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, क्योंकि क्लास 9th में हम पढ़ के आ चुके हैं कि नीचे से रूट हटाने का क्या तरीका होता है, रेशनलाइज कर दो। अब देखो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, p इक्वल टू 30 इंटू √3, और नीचे √3 मिलके 3, और 3 से पूरा पूरा कटेगा, 3 बन जा 3 10 जा, तो p कितना आ गया मेरे पास, p आ गया भाई 10√3। अब ये भी मेरा आंसर नहीं, हमें पता है रूट में आंसर नहीं होता, तो p इक्वल टू 10 इंटू √3 की वैल्यू कितनी थी 1.73, तो मतलब मेरा p मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी 17.32 मीटर, मतलब ये मेरी किसकी, टावर की हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर। तो आपने देख लिया कितने आसान तरीके से, कितनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता, फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ करके फिर ये नहीं पता चलता
सिंपल सा यही याद रखो कि किन दो में रिलेशन पता है और किन दो में से उसमें एक किसी एक की वैल्यू हमको पता है। तो एक की वैल्यू पता होगी तभी तो दूसरे की निकाल पाएगी। अगर दोनों ही नहीं पता तो दो अननोन हो गए ना, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो आराम से देखना, वीडियो को अच्छे से समझना, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत प्यारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ जाए तो ही सिंपल है, ना समझ में आए तो बैंड बजा देगा। समझ में नहीं आएगा कैसे करें। क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्या कह रहा है ये देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से 60 मीटर, ठीक है, कि हाइट पे कहीं पे पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे, ये पतंग है हमारी, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है, ठीक है। और क्या लिख रहा है ग्राउंड, द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग देखो धागा, ये धागा है, पतंग कैसे उड़ती है देखो, ऐसे ही तो उड़ती है पतंग, इस तरीके से धागा। तो ये जो धागा है ये ग्राउंड पे कहीं पे ऐसे बंधा हुआ है और ये कितने एंगल, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितनी डिग्री का बना रहा है, ये धागा, ये धागा ग्राउंड पे यहाँ पे कहीं अटैच है ऐसे, मतलब चरखी कोई पकड़ के खड़ा है। तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमें ये निकालना है, ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया और सी नाम दे दिया, मतलब ए से निकालना है, मतलब इसको हमें निकालना है। अब देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री हो गया है ना, और इसको पूरा बना लो ऐसे, ये पूरा कंप्लीट फिगर हो गई, ठीक है। अब 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरा बेस, ठीक है, क्योंकि थीटा से लगता हुआ क्या होता है बेस। अब हमें रिलेशन किस किस में पता है, हमें पता है P और H में, ठीक है, लेकिन इसमें हमें P पता है, H निकालना है, तो मतलब H और P वाला रिलेशन निकालना है। H और P दो चीज में आते हैं, या तो P अपॉन H साइन थीटा में, या इसका उल्टा कोसाइन थीटा में, तो दोनों में से कोई सा भी लगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC में क्या अप्लाई किया मैंने, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, ठीक है। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है साइन 60, तो साइन 60, और P कितना है भाई, P मुझे पता है, P है AB, ठीक है, और H कितना है, H है AC, मतलब AC मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। P ये कितना है 60, और AC मुझे निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये नीचे, तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो √3 टाइम AC इक्वल टू 2 × 60, तो यहां से क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू 2 × 60 अपॉन √3, ठीक है। अब हमें पता है कि रूट में आंसर नहीं लिखते, तो यहां से 120 अपॉन √3, तो रेशनलाइज कर लूं, तो यहां से क्या होगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि नीचे कभी रूट में आंसर नहीं होता। क्लास 9th में हमने पढ़ा है रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट, तो हमें रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, तो √3 मिलके कितना कितना हो गया, पूरा 3 बन गया, तो √3 मिलके पूरा 3 हो गया, मतलब AC। तो यहां से मेरा AC कितना आ गया, देखो ध्यान से, AC इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3, तो ये इससे कट गया कितनी बारी में, 40 टाइम में, तो AC इक्वल टू कितना आ गया, 40 √3, और हमें पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो इसको फिर से फर्दर हम सोल्व करेंगे, तो AC इक्वल टू कितना आएगा, जीरो बाद में लगाएंगे, तो मतलब 4 या 12 का 2 हाथ से लगाइए, 7 चौक 28 और 29, 2 4 कम 4 5 6 और 1 0, और पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद, ठीक है। तो अल्टीमेट मेरा आंसर कितना आ गया, मतलब ये मेरी इसकी स्ट्रिंग की लंबाई होगी कितनी, 69.2 मीटर। आई बात समझ में। तो फाइनल आंसर ये है हमारा, समझ में आया, सिंपल रहा है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मेरी क्या अप्रोच रही और मैंने कैसे इसको सोल्व किया, आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में 1-2 नंबर में मोस्टली आ ही जाता है, एक में तो नहीं आएगा, 2 में ही आएगा, 2 या 3 में, 5 नंबर के लायक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9 कर रहे हैं और उसका छठा क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले वो 5 वीडियो जाके देखो, तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये देखो, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब ये बिल्डिंग है, कितने की है ये, 30 मीटर की। बिल्डिंग की नाम लिख देते हैं ए बी, ये 30 मीटर की है पूरी बिल्डिंग ए से बी तक, ठीक है। और यहाँ कहीं पे एक लड़का खड़ा है, मतलब यहाँ कहीं पे एक लड़का खड़ा है ये, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 डिग्री to 60 डिग्री। तो जैसे जैसे ये बच्चा इस बिल्डिंग की ओर जा रहा है, इस बिल्डिंग की ओर ऐसे, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसका इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहां से उसने देखा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम कोई चीज नीचे से ऊपर देखें, मतलब ऊपर की ओर ऐसे। तो ये वाला एंगल, जो ये वाला है ना, तो एक ये जाएगा एक ये, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। कितना है 30 डिग्री। और जब थोड़ी सी डिस्टेंस पे चला गया ये, तो मतलब ए बी यहाँ पे लिख लो सी, और थोड़ी सी डिस्टेंस पे गया ये डी, तो डी से उसने फिर देखा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, यहां से खड़ा होकर जब उसने देखा तो एंगल कितना हो गया ये 60 डिग्री। तो हमसे क्या कह रहा है कि वॉक, ये मतलब सी से डी तक वो कितनी दूरी चला, वो हमें वो डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ध्यान से करेंगे, बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है, बच्चे इसको गलत कर देते हैं। इसमें कंसेप्ट क्या है, सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि भाई जब भी हम बिल्डिंग की ओर, मतलब सी से, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे डी ले लो और यहाँ ले सी ले लो, तो जब भी हम डी से बी की ओर जाएंगे, मतलब डी से बी की ओर, ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की ओर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और जब भी हम बी से डी की ओर, मतलब पीछे जाएंगे, मतलब बी से दूर, बिल्डिंग से दूर जाएंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, घटेगा। ये कंसेप्ट है, नोट डाउन करिए, कहीं लिख लेना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। अब हमें क्या कह रहा है कि ये कह रहा है टुवर्ड द बिल्डिंग, और ये मतलब हमें सी से डी तक डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बच्चे को खड़ा कर लेते हैं यहाँ कहीं पे ये बच्चा खड़ा है, ठीक है। और ये हाइट इसकी कितनी है, ये हाइट मान लेते हैं बच्चे की, ये 1.5 मीटर, कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। अब करेंगे कैसे, ध्यान से, हमें CD निकालना है, तो एक काम करते हैं, BD निकाल लूं मैं, BD में से BC को माइनस कर दूं तो CD बचेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे निकालना है CD, तो मैं ये लिख सकता हूं, पहले ये देखो, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं DB इक्वल टू DC प्लस CB, और यहां से मुझे CD निकालना है, तो CD निकालना है तो क्या आएगा मेरे पास, DB माइनस BC, या CD एक ही बात है। तो BC BD में से मैं CB को माइनस कर दूं तो ये आएगा, बिल्कुल सर ये कैसे निकालेंगे, देखो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, दो अननोन है, दो इक्वेशन बनेगी, मतलब दो ट्रायंगल चाहिए। दो ट्रायंगल कैसे, एक छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, तो इन ट्रायंगल ABC। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं, तो इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और इसको मैंने इतने को y मान लिया, ठीक है। और पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा x प्लस वाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पूरा x प्लस वाई हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चा, ठीक है, इसी में कंसेप्ट है। सर हाइट कितनी लेंगे, देखो सबसे बड़ी गलती बच्चा ये करेगा, जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो हाइट हम लेंगे ये वाली हाइट, बिल्डिंग की हाइट, मतलब यहां पे लिख ले बिल्डिंग हाइट। तो बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो 30 माइनस बच्चे की जितनी लंबाई होगी उसको माइनस कर देंगे, तो 1.5 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 28.5, और इसको मैं पॉइंट में लिख सकता हूं, तो क्या आएगा, ये आएगा 57/2। ये मैंने क्यों किया, ताकि कैलकुलेशन में इजी पड़े। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ABC दिया, ठीक है, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में मुझे क्या पता है, तो भाई ये मेरी पूरी हाइट कितनी हो गई, ये हो गई 28.5 मीटर, ठीक है, मतलब बिल्डिंग की ये हाइट होगी। मुझे परपेंडिकुलर पता है थीटा से और बेस, तो बेस निकाल लूंगा, तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, tan थीटा में, तो मैं क्या लगा रहा हूं, tan थीटा इक्वल टू P/B। tan कितना है, tan 60, तो मतलब थीटा मतलब tan 60, और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ये रहा 28.5, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 57/2, तो मतलब 57/2 अपॉन में बेस कितना है मेरे पास x, ठीक है। तो ये अकेला है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, तो यहां से कितना आ जाएगा 57/2x, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू, इस x को मैं इधर भेज दे रहा हूं और 3 को इधर, तो x इक्वल टू 57/√3 × 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां तक समझ में आ गया।
यहां तक समझ में आ गया तो हमारा काम हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चे लोग, ठीक है। तो x ये रहा। अब मेरे पास भाई रूट थ्री तो मतलब रूट में आंसर नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूं। तो 57/2 को मैंने ये रखा और यहाँ पे भी इंटू रूट थ्री ऐसे ही रहा। और मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, रूट थ्री से मल्टीप्लाई और रूट थ्री से ही डिवाइड। क्यों किया मैंने, ताकि ये पूरा पूरा हट जाए। तो ऊपर कितना आ गया 57√3 और नीचे कितना आ गया 2 इंटू थ्री। रूट थ्री मिलके ये वाले रूट थ्री मिलके पूरा पूरा थ्री, तो ये इससे कट जाएगा 19 बारी में। तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 19/2√3। तो ये तो मेरी x आ गई। अब इसी तरीके से अगर मैं y निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा बिल्कुल। तो अब अगली सिचुएशन में आ जाओ। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, ए बी डी, बड़े वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी डी सेम वही लगा दूंगा tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी अपॉन डी बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो tan थीटा ऐसे ही रहा, मतलब tan कितना, थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 57/2 अपॉन में dv। dv कितना है मेरे पास x प्लस वाई, ठीक है। तो dv कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस वाई, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3 और इधर से कितना आ जाएगा 57/2 इंटू x प्लस वाई। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ये मिटा देता हूं, ठीक है। चलो इसको मिटाता नहीं हूं, यहां तक आपने लिख लिया होगा, इसी को आगे फर्दर सोल्व करता हूं, ठीक है। ध्यान रखना। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 57 और ये रूट थ्री कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में। यहां तक क्लियर है। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 57√3/2। और मुझे तो लेकिन क्या चाहिए था भाई, मुझे तो सिर्फ x y चाहिए, y। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, तो y इक्वल टू 57√3/2 माइनस x, ये कर देंगे क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए ना CD। तो y है नहीं है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, बस सोल्व हो गया। यहाँ पे तो y क्या था हमारा CD, तो 57√3/2 माइनस x कितना है, x ये रहा 19√3/2। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि जब भी भाई डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो CD इक्वल टू कितना आ जाएगा 57√3 माइनस 19√3/2। तो यहां से कितना आ जाएगा 57 38√3/2 और इसको काट देंगे फिर से। तो CD कितना आ जाएगा 19√3 मीटर। √3 की वैल्यू रख देना या इतना भी छोड़ देना। तो ये मेरी डिस्टेंस है जो वो चला बिल्डिंग की ओर। आई बात समझ में, मतलब ये बच्चा यहां से यहां तक मतलब C से D पॉइंट तक इतनी डिस्टेंस चला। बहुत ही शानदार, बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है। वन ऑफ द फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है और इसको बच्चे बिल्कुल गलत करते हैं। तो अच्छे से समझना, एक एक स्टेप समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमीटर टावर। मतलब देखो ध्यान से, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, मैं ऐसे बना लेता हूं, ये बिल्डिंग है, ठीक है। और इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर लगा हुआ है, मतलब इस तरीके से ये टावर लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बिल्डिंग के ऊपर टावर है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर जो टावर है, इसके बॉटम से, मतलब टावर के बॉटम से और टॉप से ग्राउंड पे दो एंगल बन रहे हैं। दो एंगल कैसे, देखो ध्यान से, एक एंगल तो ये बन रहा है, ये वाला, और एक एंगल यहीं से बन रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। मतलब इसको थोड़ा इधर ले लो, इस तरीके से ये एंगल बन रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड एट द, और हाइट कितनी है भाई बिल्डिंग, इसकी बिल्डिंग की हाइट है इतनी, कितनी 20 मीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, और एंगल कितने हैं सर, देखो नॉर्मल सी बात है यार, जो बड़ा है तो वो बड़ा होगा, ये बड़ा है तो ये 60 डिग्री और ये छोटा है तो 45 डिग्री। क्लियर है, ये चीज समझ में आई।
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब नाम लिख देते हैं यहां से ए बी सी डी, मतलब मुझसे ए बी निकलवा रहा है, तो मैं ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो यार, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उस फिगर में और इस फिगर में क्या अंतर है, उसमें आदमी चल के जा रहा था तो दोनों एंगल अलग अलग बन रहे थे, इसमें एक ही पॉइंट पे एंगल क्यों बन रहे हैं, क्योंकि टावर के दोनों फुट से और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर, आई बात समझ में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ में आया यहां तक। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ए बी निकालना है, तो मैं भाई ए बी को मान लो थोड़ी देर के लिए ए बी को मैंने x मान लिया, तो एक का ये लिख सकता हूं मैं AC इक्वल टू AB प्लस BC, और मुझे तो AB निकालना है, तो मैं ये लिख सकता हूं AB इक्वल टू AC माइनस BC, इस BC को इधर ले आया, तो अल्टीमेट मतलब मुझे क्या करना है भाई, AB निकालना है, ठीक है। AC में से BC माइनस कर दूं तो AB आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, मतलब दो वेरिएबल है, मतलब दो अलग अलग चीज है, और दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन होंगी तभी तो निकलेंगी। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल BCD में ये वाला, ये एंगल भूल जाओ, मतलब ये एंगल भूल जाओ, तो क्या दिख रहा है BCD में कितना एंगल है 45, आई बात समझ में। तो इस इन मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। मुझे क्या पता है परपेंडिकुलर और ये थीटा से लगता हुआ बेस, ये क्या हो जाएगा बेस, ठीक है, आई बात समझ में। तो एक काम कर लेते हैं, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, तो tan थीटा लगा दूं मैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P अपॉन B, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है, P कितना है BC और बेस कितना है CD, तो यहां से tan और थीटा कितना है 45, मतलब tan 45 इक्वल टू BC, तो BC कितना है, BC है 20 और CD कितना है बेस, तो CD को CD लिख लो, tan 45 कितना होता है 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 20 अपॉन CD, मतलब CD इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, CD इक्वल टू 20 मीटर। अब यहां पे आप डायरेक्ट भी एक पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि जब भी 45 एंगल होगा तो बेस और परपेंडिकुलर बराबर होंगे, नोट डाउन करके लिख लेना, बहुत काम की चीज है कि जब भी एंगल 45 होगा तो बेस वो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा बराबर होंगे। तो यहां तक मेरा ये CD समझ में आ गया, तो CD ये ना। अब दूसरा देखते हैं, देखो अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD में सेम वही लगा देता हूं, tan थीटा इक्वल टू कितना होगा AC अपॉन CD, ठीक है। tan थीटा कितना है tan 60, मतलब tan 60, और यहां से कितना है AC कितना है भाई, AC को मैं ये लिख सकता हूं x प्लस 20 क्यों, देखो यार AB प्लस BC, मतलब AB प्लस BC है ना, तो AB कितना है x और BC कितना है 20, तो वही लिख दिया मैंने, और CD कितना है मेरे पास, तो CD है, CD को CD रख लो, tan 60 कितना होता है √3, तो √3 इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन CD, क्लियर है यहां तक। अब इक्वेशन 1 और 2 से ये वाली CD की वैल्यू मैं वहां पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, देखो ध्यान से। तो ये तो बना लिया होगा आपने, इसका काम हो गया मेरा, ठीक है। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दो 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से CD की वैल्यू मैं और रख देता हूं, तो √3 ऐसे ही रहा, और यहां से कितना है x प्लस 20 और CD कितना है 20, ठीक है। अब इस 20 से इस 20 को मत काट देना, बच्चे गलती कर देते हैं, ये प्लस में है, अगर ये इनटू में होता तो कट जाता, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ये इधर, तो क्या आ जाएगा 20√3 इक्वल टू x प्लस 20, और मुझे तो x निकालना है तो 20 को इधर ले आता हूं, तो 20√3 माइनस 20 इक्वल टू x, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन आ रहा है √3 माइनस 1 इंटू x, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमें पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, याद रखना, ठीक है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहां पे रख देते हैं 20 इंटू 1.73 माइनस 1 इक्वल टू x, तो यहां से कितना आ जाएगा 20 इंटू 0.73 इक्वल टू x, तो ये कितना हो जाएगा 70 दूनी 140 146 146 और 0, 2 के बाद 0 लगेगी, तो हाइट कितनी आ गई 14.6 मीटर, मतलब जो हाइट है टावर की वो इतनी आ गई। तो टावर की हाइट ऑटोमेटिकली बिल्डिंग की हाइट से कम आएगी, आई बात समझ में। तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब ये अब जितने भी क्वेश्चन है 6 से लेके 15 तक, ये सारे बहुत प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, जितनी बात मैंने बीच में बोली है उनको नोट डाउन करके लिखना,
ठीक है, ताकि आपको याद रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 9 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब तक हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? ऑफ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब ऐसे मान लो कि उस सड़क के चौराहे पे जो बिल्डिंग खड़ी रहती है ना, वो मूर्ति खड़ी रहती है उस तरीके से। तो इस तरह से कोई बिल्डिंग है या पेडेस्टल मान लो, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल और इसके ऊपर एक टावर खड़ा है। ये टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से ये टावर है। ठीक है, इसके ऊपर ये टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। ये स्टैचू है, स्टैचू का टॉप, स्टैचू के टॉप से ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कहीं बन रहा है। कितनी डिग्री का? 60 डिग्री का। और क्या कह रहा है? and stretching and the same point the angle of elevation of the top of the pedestal। अब pedestal का टॉप देखो, ये रहा pedestal का टॉप, ये रहा। तो यहां से सेम यही एंगल कितना है इसी पॉइंट पे, ये रहा। ये एंगल बन रहा है कितना? 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और हमें क्या दिया हुआ है? स्टैचू, मतलब ये हिस्सा दिया हुआ है कितना? 1.6 मीटर। और हमें ये निकालना है, मतलब ये हाइट निकालनी है। ठीक है, तो नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से करेंगे कैसे, एक एक स्टेप समझना। अगर इसमें हमारा मेन टास्क होता है फिगर बनाना, अगर फिगर बन गई तो हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मैं बड़े वाला ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल ए सी डी। क्यों? बड़े वाले ट्रायंगल में हाइट क्या हो जाएगी? 1.6 प्लस एच, और बेस मुझे पता नहीं, अभी निकाल लेंगे। उसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल ले लूं बी सी डी, तो इसमें हाइट और इसमें बेस पता नहीं, तो दोनों जगह से बेस को निकाल के इक्वल कर दूं तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, फिर से समझो। दोनों फिगर में क्या कॉमन है? दोनों फिगर में बेस कॉमन है। तो दो ट्रायंगल से मैं दोनों जगह से बेस निकाल लूं और उस बेस को आपस में इक्वल कर दूं, आंसर आ जाएगा। बस ये समझ में आया? तो लिख लो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल ए सी डी है, बड़े वाले में ए सी डी, ये थीटा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। तो मैं क्या लिख रहा हूं? tan थीटा इक्वल टू कितना है? ए सी अपॉन बी सी। तो यहां से कितना आ जाएगा? tan 60। और ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए सी को लिख सकता हूं मैं ए बी प्लस बी सी, और यहां पे क्या है मेरा? डी सी ऐसे ही रहा। tan 60 कितना होता है? √3। और ए बी पता है? ए बी मुझे दिया हुआ है 1.6 प्लस बी सी मुझे निकालना है, बीच को मैंने एच माना है, और डी सी ऐसे ही रहा। तो यहां से डी सी कितना आ जाएगा? डी सी इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन √3। ये हो गई इक्वेशन। यहां तक क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं सेम इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में थीटा, अब फिर 45 लेंगे, छोटा ट्रायंगल है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ बेस। तो फिर वही चीज मैंने लगा दी, tan थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। tan कितना है? 45। तो tan 45 इक्वल टू बी सी मुझे पता नहीं, एच, और सी डी को मैंने सी डी रखा। tan 45 कितना होता है? 1। तो 1 इक्वल टू एच अपॉन सी डी। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? सी डी इक्वल टू एच। ये हो गई इक्वेशन 2। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि दोनों फिगर से सी डी को इक्वल कर दो, मतलब बेस है उस बेस को इक्वल कर दो। इस तरह के फिगर में क्या करना होता है? जो दोनों में कॉमन हो उसको इक्वल कर दो। तो बेस कॉमन है तो बेस को इक्वल कर दो। अब देखो ध्यान से, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है। कहोगे कि सर हाइट भी तो इक्वल है, हाइट को इक्वल कर दो। नहीं बेटा, हमें तो बेस निकालना है। तो देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो देखो यहां से भी डी सी है इसकी इक्वल, और यहां से भी सी डी है इसकी इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर दो। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं h इक्वल टू ये h प्लस 1.6 अपॉन √3 इक्वल टू
वहां से कितना है h, बस हो गया। सो h निकल गया हमारा, इतना कर लिया, आपका आंसर आ गया। देखो ध्यान से, ये इरेज कर देता हूं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर गया तो कितना आ जाएगा, h प्लस 1.6 इक्वल टू √3 इंटू एच। इस h को इधर ले जाओ तो 1.6 इक्वल टू √3h माइनस h, h को मना रहा है तो क्या हो जाएगा 1.6 इक्वल टू √3 माइनस 1, और h को मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहां से क्या आ गया, ध्यान से देखना, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू h। यहां तक समझ में? अब हमें पता है रूट में हमारा आंसर नहीं आता, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो क्या लिख रहा हूं मैं, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, अब यहां से देखो क्या आएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 को ऐसे रखा, और यहां से देखो क्या आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू h। तो यहां से क्या आ जाएगा 1.6 और √3 प्लस 1, और इधर से क्या आएगा 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा यहां से देखो, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, जो किसकी इक्वल है, h के। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, h इक्वल टू 0.8 और √3 प्लस 1, यही आंसर है। ठीक है, √3 की वैल्यू रख के सोल्व कर लेना, सिंपल सा है। तो देख लिया मैंने कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा और अच्छे से किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और इससे पहले जो मैंने 7 वीडियो बनाए हैं उनको भी जाके देखना। मैं आपको वादे के साथ बोल सकता हूँ कि इससे बढ़िया सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतने अच्छे से किसी ने नहीं करवाया। एक बार प्लीज जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करवाया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सवाल, मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, और टावर कहाँ है, तो देखो टावर यहाँ कहीं बगल में खड़ा हुआ है, ये टावर है। तो ये कह रहा है कि बिल्डिंग के द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब टावर के फुट से, फिर से पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है वो, 30 डिग्री। मतलब इसको मिला दो ऐसे, ये बेस है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से, एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट, टावर का टॉप ये टावर है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट से जो एंगल ऑफ वे है वो कितना है मेरा भाई, एलिवेशन 60 डिग्री। ये चीज समझ में आएगी। और टावर की हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट दे रखी है मुझे 50 मीटर। कितनी है ये पूरी टोटल, 50 मीटर। नाम लिख दो ए बी सी डी। अब देखो ये फिगर बन गई तो हमारा काम हो गया। मेन होता है मैंने फिगर बनाना, मैंने कितनी बार बोला है कि अगर आपने फिगर बना लिया तो हमारा काम हो गया। अब देखना ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल में फिगर में कॉमन क्या है 20। तो एक काम करते हैं, दोनों फिगर से, मतलब ये वाले ट्रायंगल से ए बी सी से और डी सी बी से, दोनों से बेस निकाल के इक्वल कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में जो कॉमन हो दोनों ट्रायंगल में उसको निकाल के इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। बिल्डिंग की हाइट मैंने कितनी मान ली, h। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो ये थीटा है, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ बेस। ठीक है, ध्यान से देखना, और ये थीटा है तो ये थीटा के सामने ये बेस और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो जब मैं बड़ा ट्रायंगल लूंगा तो ये वाला एंगल लूंगा 60, क्योंकि बड़े ट्रायंगल का ये वाला एंगल है। तो 60, तो मैं क्या लगा रहा हूं, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, P मतलब ए बी, P अपॉन बी, तो P अपॉन बी सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये मेरा ठीक हो गया। अब tan 60, tan थीटा कितना है tan 60,
और मेरा ए बी कितना है, ए बी दिया हुआ है 50 और बी सी कितना है पता नहीं, तो बी सी को बी सी रखो। तो tan 60 कितना होता है √3, तो यहाँ से कितना आएगा 50 अपॉन बी सी। तो बी सी कितना आ गया मेरा 50 अपॉन √3 इक्वल टू बी सी, मतलब बी सी इधर चला गया 3 इधर आ गया। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अब लिख रहा हूं मैं इन ट्रायंगल कौन सा डी सी बी में, इन ट्रायंगल डी सी बी में क्या लगा रहा हूं फिर से वही tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब देखो ना, ये थीटा है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब सी डी, और बेस क्या होगा मेरा बी सी या सी डी। tan 60 tan 30 थीटा, क्योंकि अब tan 30 और मैंने सी डी को कितना माना h, क्योंकि ये मुझे निकालना है h, और बी सी मुझे पता नहीं तो बी सी को बी सी रखा। tan 60 कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन बी सी। तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा मेरे पास, बी सी इक्वल टू √3h। ये हो गई इक्वेशन 2। तो दोनों जगह से बी सी आ रहा है, तो इन बी सी को मैं इक्वल कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अब आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो ये BC इसके इक्वल और ये BC इक्वल इसके इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या लिखा, मैं लिख रहा हूं मैं 50 अपॉन √3 इक्वल टू √3 अपॉन h। यहां तक आ गया। तो यहां से देखो h निकालना है, तो ये √3 कहां जाएगा नीचे, तो 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू h। क्लियर है यहाँ तक? तो h कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, तो √3 मिलके क्या बनेगी पूरा पूरा 3, तो मतलब यहां से कितना आ गया 50 अपॉन 3 इक्वल टू h। तो मेरा h कितना आएगा, h आएगा, इसको सोल्व कर लेना 16.66 मीटर। तो देख लिया आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन को मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप समझा, फिगर बनाई, फिगर ड्रॉ करके ये देखी कि दोनों में कॉमन क्या है, उस कॉमन चीज को मैंने आपस में इक्वेट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। यही सबसे आसान तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का। आप जो तरीके से करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं वही मुझे सबसे आसान लगता है, आपको भी ही आसान लगेगा, एक बार करके देखो। ठीक है, अच्छे से समझना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत प्यारा और यूं बोल सकते हैं एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो पोल्स हैं, एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, दोनों इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, और यहां पे इसको मिला दिया। ठीक है, नाम लिख देते हैं ए बी और सी और ये डी। ठीक है, साइड ऑन द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है ये कितनी है 80 मीटर की, ये है 80 मीटर की रोड। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैट, इन दोनों के बीच में कहीं कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये कोई पॉइंट ले लिया। द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस। मतलब यहां कहीं पे ये एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं O। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि मुझे हाइट निकालनी है दोनों की और डिस्टेंस निकालनी है। तो सपोज करो इस डिस्टेंस को मैंने x माना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला 80 माइनस x। ये चीज समझ में आएगी। सबसे जरूरी चीज ये है भाई, देखो 100 रुपए आपके पास, मैंने कहा 100 रुपए में से 40 मेरे पास है, तो आपके पास कितने हुए, आप सीधा बोल दोगे 60। कैसे निकालना आपने, देखो सिंपल था, 100 माइनस 40 तो इक्वल टू 60। टोटल 80 है, 80 में से ये x हो गया, तो दूसरी कितनी बचेगी 80 माइनस x कि x माइनस 80। अरे x माइनस 80 नहीं होगी भाई, 80 बढ़ा है, 80 में से x माइनस होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब इसको करेंगे। अब देखो करने के लिए सबसे पहले बार बार नोट डाल के एक पॉइंट लेना, दोनों फिगर में क्या कॉमन है, h कॉमन है, मतलब ये हाइट कॉमन है, ये हाइट, ये भी हाइट h है और इधर ये भी h, क्योंकि हमें गिवन है। तो दोनों फिगर में से अगर मैं h निकाल दूं और दोनों को इक्वल कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, चलो इन ट्रायंगल ले लेते हैं ABO में, इन ट्रायंगल ABO। देखो
थीटा, थीटा से लगता हुआ बेस और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो सिंपल सा है, क्या लगा देता हूं मैं, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन पी। टेन थीटा, और टेन थीटा कितना है मेरे पास 60 डिग्री, पी कितना है, पी है ए और बेस कितना है 20 पी। ठीक है, टेन 60 कितना होता है √3। ए बी कितना है भाई, ए बी है एच और बी ओ कितना है एक्स। तो यहां से देखो, यहां से एच कितना आ गया, एच इक्वल टू ये इधर गया मल्टीप्लाई में √3x। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। अब दूसरी देखो, इन ट्रायंगल कौन सा DCO में, इन ट्रायंगल DCO में सेम यही चीज लगा रहा हूं, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी और टेन थीटा, टेन कितना है थीटा 30 डिग्री, तो मतलब टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी कितना है, पी है मेरे पास DC और ये कितना है 80 माइनस एक्स। तो यहां से सोल्व करेंगे तो टेन 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू DC कितना है, DC है h और ये कितना है 80 माइनस एक्स। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो, तो कितना आ गया 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू h। ये हो गई इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे h इसके बराबर और यहाँ पे h इसके बराबर, तो दोनों h को बराबर कर दो, बिल्कुल कर दिया, आंसर आ जाएगा। देखो तो ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, h इसके इक्वल और h इसके इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब बस कुछ नहीं करना है, सोल्व कर दो, तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो √3x इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ठीक है, यहां देखो ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा, इस x को इधर ले आओ, तो 3x प्लस x इक्वल टू 80। तो यहां से कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 80 अपॉन 4, मतलब ये कट गया, तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, मतलब x कितना आ गया 20, मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ गई, तो देखो मेरे पास BO कितना आ गया, BO इक्वल टू 20। तो OC कितना निकलेगा मेरे पास, OC, तो ये कितना है मेरा 80 माइनस एक्स, और यही तो मेरा x है, तो यहां पे रख दो, तो OC इक्वल टू 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर। तो ये मेरी दोनों के बीच की डिस्टेंस है कि भाई एक 20 मीटर है और एक 60 मीटर है। यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है भाई, सर हमें तो h भी निकालना था, तो देखो h क्या कर रहे हैं, h कितना है, h कितना था हमारे पास, h था मेरा h इक्वल टू √3 इंटू एक्स, और x कितना आया मेरा 20, तो h इक्वल टू √3 इंटू 20, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 20√3 मीटर। तो ये मेरी हाइट लिया गई। तो देख लिया आपने मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ा, फिगर ड्रॉ करी, फिर समझा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, और मैंने कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। आप भी एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, आराम से बस तसल्ली से एक एक स्टेप देखना, वीडियो को अच्छे से समझना, क्या मैंने कहा है एक एक पॉइंट लिखना और उसको नोट डाउन करना और अपने से सोल्व करने की कोशिश करना, बिल्कुल आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेन पे, और मेरा नाम है किशन साहब। हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। उसमें अब तक हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और इसके इस साल बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, लिख लेना कहीं पे, ये बोर्ड में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। क्या कह रहा है, और टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, मतलब किसी नदी के किनारे पे टीवी टावर खड़ा है। ये नदी का किनारा है और यहाँ कहीं पे ये टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब यहां से ये टावर है, टावर, इस टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे की ओर, मतलब ये एंगल कितना है, ये है 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द लाइन, मतलब यहां से अब 20 मीटर दूर, यहां से मतलब 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर, मतलब ये जो है
20 मीटर, यहां से 20 मीटर पे नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, मतलब सी से डी की ओर एक और एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब इस कैनाल की पूरी ये विड्थ और ये हाइट। देखना बहुत अच्छे से करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, मैंने बहुत पहले आपको बताया था, बहुत पहले क्या मतलब जब से हम ये चैप्टर कर रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में देखो कॉमन क्या है, मतलब एक ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी में दोनों में एच कॉमन है, टावर मतलब हाइट कॉमन है बिल्कुल, तो इसी को हम कॉमन लेके दोनों से एच निकाल लेंगे, उसको बराबर रख देंगे और सोल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ले लो ट्रायंगल ए बी सी में, तो लिख देता हूं मैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, थीटा से लगता हुआ बेस और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर पड़ता है, तो हम क्या लगा देंगे tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी, और tan थीटा कितना है tan 60, तो मतलब tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है BC, और tan 60 कितना होता है √3, तो √3 इक्वल टू AB अपॉन BC, तो यहां से मतलब AB जो आ जाएगा मेरा AB इक्वल टू वो क्या आ जाएगा √3 टाइम BC। ये समझ में आया, पहला हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया, मतलब AB आ गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ए बी डी, पूरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में सेम देखो, तो अब थीटा से लगता हुआ बेस, इसका काम नहीं है, ये पहले में ले चुके हैं, तो थीटा से लगता हुआ ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, तो मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, tan कितना है tan 60 और tan 30 इक्वल टू ए बी पता नहीं तो ए बी को ऐसे रखेंगे, बी डी को मैं ये लिख सकता हूं DC प्लस BC, ये समझ में आया कि नहीं भाई, इस पूरे को DC प्लस CB या BC एक ही बात है, आगे पीछे लिख दिया। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB, और यहां से BC कितना है भाई मेरे पास, BC है 20, वो DC 20 प्लस BC, तो यहां से कितना आ जाएगा 20 प्लस BC अपॉन √3 इक्वल टू AB, ये समझ में आया। तो देखो दो AB मिल गए, यहां पे देखो ध्यान से, दोनों जगह से AB मिल गए मेरे को। ठीक है, ये देख लेता हूं, ये देखो ध्यान से, दिख गया ना, मेरे ख्याल से दिख गया होगा। ठीक है, दोनों जगह से AB मिल गए ना। अब देखो इक्वेशन 1 और 2, ये 1 है और ये 2 है, दोनों को इक्वेट कर देता हूं। क्यों इक्वेट कर देता हूं, क्योंकि भाई मुझे क्या निकालना है AB, और AB निकल जाएगा, उसको वापस से इसमें पुट कर दूंगा तो BC आ जाएगा, और पूरे को ऐड कर दूंगा तो पूरी विड्थ निकल जाएगी। तो देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से AB बराबर कर देंगे, तो मतलब इन दोनों को बराबर रख लूं, तो मतलब 20 प्लस BC अपॉन √3 इक्वल टू √3 टाइम BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा 20 प्लस BC इक्वल टू √3 BC इंटू √3, तो यहां से क्या आ जाएगा 20 प्लस BC इक्वल टू 3BC, तो ये BC अब इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू 3BC माइनस BC, तो 3BC में से एक BC गया तो कितना बचा 2, तो 20 इक्वल टू 2 टाइम BC, ये आ गया ना यहां तक। अब देखो ध्यान से, तो यहां से अब ये BC 20 अपॉन 2 इक्वल टू BC, तो BC मेरा कितना आ जाएगा 10 मीटर, मतलब BC निकल गया। ठीक है, BC मेरा कितना आ गया 10 मीटर, BC को यहां रख देंगे तो AB आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, हो गया। क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग value of BC in equation
1। तो इक्वेशन 1 में रख दिया मैंने, तो ए बी कितना जाएगा, ए बी इक्वल टू √3 और बी सी कितना है, बी सी आया मेरे पास 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये ए बी इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1.73 इंटू 10, तो यहां से ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 17.3 मीटर, मतलब टावर की हाइट आ गई। आई बात समझ में, दोनों काम निकल गए हमारे, लेकिन हमें पूरी विड्थ पूछी है, तो हमसे बीसी कितना है हमारा, ये देखो बीसी कितना है 10, मतलब ये कितना है मेरा 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर है, ये लिखा हुआ है देखो। अब पूरी विड्थ पूछ रहा है, तो विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी विड्थ इक्वल टू कितना है, ये पूरी मतलब विड्थ मतलब डीबी, तो डीबी कितना है मेरे पास डीसी प्लस सीबी, और डीबी कितना है 20, और 20 प्लस 10 मतलब कितना आ जाएगा 30 मीटर, मतलब चौड़ाई कितनी है नदी की 30 मीटर। तो देख लिया मैंने कितने अच्छे से समझ के क्वेश्चन को सोल्व करवा दिया, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है तो वो दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहले 11वां क्वेश्चन करेंगे, कैसे ध्यान से देखना। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो मैक्सिमम बच्चों को इसमें पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है, थोड़ा पसीना आ रहा है, एडजस्ट करना क्योंकि पंखा बंद कर रखा है ताकि वीडियो सही से बन पाए, आवाज मतलब कटे ना। ठीक है, गर्मी हो रही है, तो 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है। अब याद रखना एंगल बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइन चाहिए। 2 लाइन कैसे, देखो एक लाइन ये 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट कितनी 7 मीटर। यहां से एक टावर है, ये टावर है, टावर हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, इसको मिला देते हैं, तो यहां से वो देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप, तो देखो ध्यान से ये पैरेलल कर दी, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये रहा टॉप, ये कितना है भाई, ये है 60 डिग्री। ठीक है, और क्या कह रहा है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब फुट, इट्स फुट मतलब इसके फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहां बनेगा, कहां बनेगा ये, यहां पे 45 डिग्री। इट्स का मतलब टावर के फुट्स कितना है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ध्यान से देखना, मतलब हाइट ये है, ये टावर की ये हाइट है, ये पूरी निकालनी है मुझे। ठीक है, हाइट, तो ये सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, बस इसमें इसको क्या किया, खड़ा कर दिया और पिछले वाले में लेटा रखा था। तो देखो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल ईसीडी, इन ट्रायंगल ईडीसी में थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ बेस, तो क्या लगाऊंगा tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो मतलब tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, tan थीटा, तो tan कितना है tan 45 इक्वल टू p कितना है, p है हमारे पास 7 मीटर, और b पता है dc, तो dc नहीं पता, tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू 7 मीटर अपॉन dc, तो dc कितना आ गया मेरे पास, dc इक्वल टू 7 मीटर। यहां से नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेना कि जब भी एंगल 45 होगा, जब भी, तो बेस और परपेंडिकुलर हमेशा बराबर होंगे, याद रखना। तो मतलब ये मुझे पता चल गया, ये कितना है भाई 7 मीटर। अब देखो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी मेरे कितना हो जाएगा 7 मीटर, और ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो मतलब मुझे बीसी तो सीधा पता चल गया कि भाई बीसी कितना है, बीसी निकालने की जरूरत नहीं है, 7 मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, तो बीसी तो मुझे पता चल गया। अब मैं ए बी निकाल लूं किसी तरीके से, और उसमें ए बी में बीसी को ऐड करो तो हाइट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब देखो ट्रायंगल में कौन सा ले रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ए ई बी में, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ई बी में, फिर वही tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, क्यों, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ बेस, तो tan थीटा, और यहां पे कितना है tan थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, मुझे पता नहीं ए बी। ठीक है, बी बेस कितना है ई बी, मतलब ये 7 मीटर, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये भी 7 मीटर रहेगा, तो डायरेक्ट मैं चलो पहले ई बी लिख देता हूं, ई बी tan कितना होता है ये √3, तो ए बी, यहां से ए बी, तो ई बी कितना है, ई बी है 7 मीटर, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 7√3 इक्वल टू ए बी, मतलब ए बी आ गया यहां देखो। तो अब मैं हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सा है भाई, ए बी प्लस बी सी को ऐड कर दो, तो ये मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये आपने लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। तो यहां देखो ध्यान से,
तो यहां से मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट हाइट HEIGHT हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मतलब AC, AC को क्या लिख सकता हूं मैं, AB प्लस BC, और दोनों हमें पता है AB कितना है, AB है हमारे पास 7√3 प्लस BC कितना है, BC है 7, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा √3 प्लस 1, यही इसकी हाइट है, किसकी, AC मतलब टावर की यही हाइट है। देखो तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितने आसानी से हमने कर लिया। यहाँ √3 की वैल्यू रख दोगे 1.71, वो 73 प्लस 1 तो 2.73, और इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इतना भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे देगा, काटेगा नहीं, अनटिल अनलेस जब तक हमें √3 की वैल्यू ना दिए। √3 की वैल्यू देगा कि ये इस्तेमाल करो तो रख के सोल्व कर देंगे, नहीं देगा तो नहीं रखनी है, ठीक है। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं और आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो आप लोग बताओगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आप नहीं भी बताओगे तो भी हम टीचर हैं, देखो हमारा काम तो पढ़ाने का है, तो हम जरूर आपको पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम ट्रिग्नोमेट्री की NCERT सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9 कर रहे हैं, मतलब आपकी बुक का 9 चैप्टर है, उसी में हम 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अब तक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ये कोई लाइट हाउस है, वो कितनी है, ये 75 मीटर का, ठीक है, और ये कहीं सी लेवल है, सी लेवल मतलब ग्राउंड। The sea level, the angle of depression of the two ships are 30 डिग्री and 45 डिग्री। यहाँ कहीं पे दो शिप है, एक शिप ये है, ठीक है, ये शिप है यहाँ पे, और यहाँ कहीं पे एक शिप ये, ठीक है, ये शिप है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कैसे, एक ये एंगल बना और एक एंगल ये बना, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और वन शिप एग्जैक्टली, अब नाम लिख देते हैं A B और यहाँ पे C, ये वाला पॉइंट, ये वाला देखो ध्यान से C और ये वाला पॉइंट D। तो हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द, मतलब C और D के बीच डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखना ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जैसे हम ये पोल मान लो या बिल्डिंग मान लो या लाइट हाउस मान लो, लाइट हाउस से जैसे हम दूर जाते हैं तो एंगल क्या होता है, घटता है, और जैसे लाइट हाउस से हम D से मतलब B की ओर आएंगे तो एंगल बढ़ेगा। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्यों, अल्टरनेटिव डिग्री, देखो Z बन रहा है, ये एंगल 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये चीज क्लियर है कि नहीं। अब हमें CD निकालनी है, तो देखो क्या करेंगे, किसी दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको ABC और ABD, दो ट्रायंगल है, तो किसी तरीके से मैं BD निकाल लूं और BD में से BC को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा बिल्कुल। तो एज यूजुअल जैसे हम पहले कर रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, जी सर परपेंडिकुलर कॉमन है, तो एक काम करते हैं ये लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा है ये ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या क्या पता है हमें भाई, देखो थीटा के सामने ये थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लिखा हुआ बेस मतलब tan थीटा, मतलब tan थीटा इक्वल टू P/B। tan कितना है, tan 45, tan 45, और P कितना है, P है हमारे पास AB और B कितना है BC। तो tan 45 कितना होता है 1 इक्वल टू AB कितना है 75 मीटर और ये कितना है BC। तो यहां से BC कितना आ जाएगा, BC आ गया 75 मीटर, मतलब ये वाली डिस्टेंस मेरे पास कितनी है 75 मीटर। और याद रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं नोट डाउन करके, कि भी जब भी एंगल 45 होगा तो 20 और परपेंडिकुलर हमेशा बराबर होंगे। अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में, ठीक है, ABD में क्या वही लगा देता हूं सेम, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब AB और नीचे क्या है BD, ठीक है। अब देखना ध्यान से, tan यहाँ पे कितना है tan 30, मतलब tan 30, AB कितना है 75, और BD को मैं BC प्लस CD लिख सकता हूँ, तो मतलब BC प्लस
सी डी। तो यहाँ से कितना आएगा, tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 75√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर। सर हमें तो लेकिन वो निकालना था, क्या बोलते हैं, सी डी। कोई बात नहीं, तो बी सी को उधर भेज दूं तो ये हो गई देखो इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इतना आपने कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से ध्यान से देखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन 2, मतलब बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रखना है। तो कितना है देखो, बी सी की जगह यहाँ पे क्या लिख दूँ 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, बस हो गया, ये लास्ट स्टेज था हमारा, हो गया। अब इसको उधर ले जाओ तो सी डी इक्वल टू कितना बचा, 75√3 माइनस 75, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 75 कॉमन आ रहा है, तो 75 कॉमन ले लिया तो क्या लिख दूंगा मैं, √3 माइनस 1। और ये हमारी सी डी की डिस्टेंस है, मतलब दो शिप के बीच में। बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है, एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। अच्छे से देखना, वीडियो को दोबारा से देखना अगर ना समझ में आई, और अगर एक, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, आप एक बार ही देखो कि सही से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इससे पहले वाली वीडियो भी देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती सुझाव जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ऑन स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ये कोई हाईवे है यहाँ पे, और ये कहाँ जा रहा है, ये टावर के फुट तक जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ से कोई आदमी खड़ा है, वो आदमी देख रहा है कि दो कारें हैं, ठीक है, दो कारें, एक कार यहाँ पे है, ये कार है एक, और एक कार यहाँ कहीं पे है, ठीक है, ये कार है, ठीक है, दो कारों को देख रहा है। The angle of depression is 30 degree which is approaching the foot of tower with the uniform speed c second letter ये। तो पहले एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ये देखो यहाँ पे ये है और एक ये रहा, तो ये दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब इस हिसाब से देखो तो ये बड़े वाला एंगल, ये छोटे वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। मैंने आपको बताया था जब भी जैसे नाम लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो जब भी डी से बी की ओर जाएंगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, और बी से डी की ओर जाएंगे तो एंगल घटेगा। आई बात समझ? तो ये क्या कह रहा है कि और 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन द कार, ठीक है, फाउंड टू बी, और यहां से यहां तक मतलब सी से डी तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड का, ठीक है। फाइंड द टाइम बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब सी से बी तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस नहीं दिया, टाइम दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे, अपना स्टैंडर्ड जो हमें याद है वही करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, ए बी सी और ए बी डी में ए बी कॉमन है, तो सिंपल सा वही कर लेते हैं अपना कि इन ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा लगा रहा हूं, मतलब tan कितना है, tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और बेस कितना है बी सी, मतलब ए बी अपॉन बी सी। tan 60 कितना होता है √3, तो यहां से कितना आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो मतलब ए बी जो आ गया मेरा वो आ गया √3 टाइम बी सी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है, सेम वही tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, मतलब ये पूरा ए बी अपॉन बी, और tan 30 कितना होता है 1/√3, और ए बी ऐसे ही रहा। बी डी को मैं लिख सकता हूँ
BC प्लस CD, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से कितना आ जाएगा, BC प्लस CD इक्वल टू √3 टाइम AB। अब देखना ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हमें CD निकालना है, ठीक है, CD निकालना है क्योंकि CD की हमें क्या दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो किसी तरह CD का मैं डिस्टेंस निकाल लूं, तो डिस्टेंस निकाल के उसको मैं फार्मूला लगा दूं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरा इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस निकल जाएगा तो फिर आगे लगा के उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, टाइम निकल जाएगा। तो करेंगे कैसे, देखो, तो इसको मुझे हटाने के लिए, CD निकालने के लिए BC को हटाना होगा। BC कितना है, ये ना, BC कितना है मेरे पास, √3। तो देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूं, ये आपने कर लिया होगा, मुझे बस BC ये निकालना है, B से C तक का कितना टाइम लगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ये एक ही क्वेश्चन है। तो इसका नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू क्या आएगी, देखो BC आएगा हमारा EB अपॉन √3 इक्वल टू BC, ठीक है। ये होगी मेरी इक्वेशन 1। तो BC की वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं, BC की वैल्यू क्या आएगा, AB अपॉन √3 प्लस CDSC रहा, और ये कितना है, √3 टाइम AB, क्लियर। अब इस CD यहीं पे रखते हैं, AB को उधर ले जाते हैं, तो √3 टाइम AB माइनस AB अपॉन √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CD इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो √3 मिलके 3, तो 3 टाइम AB माइनस AB अपॉन √3, क्लियर है यहाँ तक। तो यहां से CD कितना आ गया मेरे पास, 2 टाइम AB अपॉन √3 मीटर। ये मेरी डिस्टेंस आ गई, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये मेरी डिस्टेंस आ गई। तो अच्छे से देखो, तो ये CD आ गई ना। अब मेरे को डिस्टेंस पता है और टाइम दे रखा था कितना है, 6 सेकंड, तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी। और जो स्पीड A B से, मतलब A B C D से C की होगी, वही C से B की होगी। अच्छे से समझ में आया। तो देखो क्या कर रहा हूं भाई, कार की स्पीड थोड़ी ना चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, हम CD का हमें क्या है, डिस्टेंस, तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से स्पीड हमें किसकी है, स्पीड CD की मतलब कार की, C से D जाने की। डिस्टेंस कितना है, बोला 2 टाइम AB अपॉन √3, और टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करके देखो कितना आएगा, ये 6 इधर जाएगा तो 6 से ये कट गया 3, तो 3 √3 2 3, हाँ, तो ये कितना आ गया मेरे पास, स्पीड आ गई मेरे पास, देखो ध्यान से, AB अपॉन 3 √3, ठीक है। ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पता है ना, ये अंदर वाला अंदर और बाहर वाला बाहर, तो 2 अपॉन 6 √3, और 2 से ये कट जाएगा, तो ये क्या आ गई मेरी स्पीड, मतलब मीटर पर सेकेंड। ये मेरी स्पीड आ गई किसकी, CD की। अब जो स्पीड यही होगी CD की, वही DCB मतलब C से B की ओर होगी। फिगर याद रखना, मैं फिगर भूल गया। तो अब सेम यही फार्मूला लगा देते हैं दोबारा से। तो अब देखो फिर से लगाते हैं, 4B से C, 4 C टू B क्या है हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड तो ये मेरे पास ये आएगी भाई, AB अपॉन 3 √3। डिस्टेंस नहीं पता मुझे, मतलब मुझे वो नहीं पता B से C, तो B और से C की डिस्टेंस यही तो होगी जो होगी, इसी को तो रखूंगा डायरेक्ट। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा डिस्टेंस कितनी है, AB अपॉन √3, और अपॉन में कितना है, इसके पूरे में टाइम, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो देखो वही वाला फंडा, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे। तो पहले इस √3 से √3 को काट देते हैं, तो यहां से क्या आ गया, AB अपॉन 3 इक्वल टू AB अपॉन टाइम को मैंने क्या लिख दिया, T। तो देखो AB से AB कट गया, तो T इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब उसको B से C तक जाने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। आ गया समझ में, बहुत ही सिंपल, बहुत दमदार क्वेश्चन है,
अच्छे से नोट डाउन करना। डिस्टेंस ये बीसी की डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस है, और मैंने एबी के टर्म में क्यों रखा, ताकि एबी से एबी कट जाए, तो 3 सेकंड लगेंगे उसे। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करो बेटा लोग, यूनिक क्वेश्चन है, पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है जिसमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के फार्मूले का यूज हुआ है। ठीक है, अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना। ना समझ में आए तो मेरे से कंसर्न करना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम किशन शाह है और आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड का चैप्टर 9। हम 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको आराम से करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, देखो एंगल ऑफ ये है हमारा टावर, ये क्या है टावर, ठीक है, और यहां से 2 पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, 2 पॉइंट पे, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये डिस्टेंस दी हुई है मेरे को 4 मीटर, और ये पूरी डिस्टेंस है 9 मीटर, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस। तो इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। हमें क्या निकालना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये टावर की जो हाइट है ए बी, मतलब एच मान लो इसको, ये हाइट को, टावर की जो हाइट है इसको मैंने क्या मान लिया, एच, ये निकालना है। तो देखो सिंपल एज यूजुअल क्या करेंगे, अपने दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, एच कॉमन है, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें क्या पता है, हमें पता है tan थीटा। अब मैं tan थीटा क्यों लगा रहा हूं, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ बेस, क्योंकि मुझे बेस पता है और परपेंडिकुलर लगाना है, तो एक ही में आता है tan थीटा, में कोड भी लगा सकते हो आप। तो tan थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, या सी, एक ही बात है। tan कितना है यहाँ पे, tan थीटा ही है, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी को मैंने एच माना, और बी सी कितना है 4, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरी देखो, दूसरी क्या कह रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, tan ट्रायंगल ए बी डी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है, ध्यान से देखना, ए बी डी में, फिर वही लगा रहा हूं मैं tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी, और ये कितना है मेरे पास, बी डी। अब देखो थीटा कितना है मेरे पास, tan 90 माइनस थीटा, ये दिख रहा है ना आपको अच्छे से, ये देखो tan 90 माइनस थीटा, और ये ए बी कितना है, देखो ए बी कितना है मेरे पास, ए बी है एच, और ये कितना है भाई, ये टोटल है 9। तो यहां से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 9, ये हो गई इक्वेशन 2। यहां तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें h निकालना है। अगर हम h बराबर कर देंगे तो निकलेगा कैसे यार, तो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ये सिंपल सा है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट हैंड साइड वो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड के साथ, और राइट हैंड साइड राइट हैंड के साथ। मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू h/4 इंटू h/9। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, आपको थोड़ा बहुत आपने बेसिक्स पता होगा तो इससे तुरंत हो जाएगा। देखो ध्यान से, इस कोट को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, और कोट थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा h² अपॉन 36। तो देखो इससे ये कट गया और ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया मेरे पास h² इक्वल टू 36। तो यहां से h क्या आएगा, h इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 36, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें पता है हाइट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो अल्टीमेट मेरा आंसर क्या आ गया, h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, एमसीक्यू में अगर ऐसा है कि कॉम्प्लीमेंट्री लिखे और ये दिया हो, ये जो डिस्टेंस, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, ये एक लाइन का कर देगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छे से देखना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरा एक कंपाइलेशन वीडियो मिल जाएगा आपको 1.5-2 घंटे का, सारे क्वेश्चन लाइन से मिल जाएंगे जितने मैंने करवाए हैं। अच्छे से देखना, नोट डाउन करना, पूरी आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और यकीन मानो इसे 4 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आना ही आना है।
तो बोर्ड का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।